अस्सलाम वालेकुम जी। 28 मई आज यौम तकबीर है और यौम तकबीर सबको मुबारक हो। छुट्टी होना या ना होना, छुट्टी देना या ना देना, आम तातील करना या ना करना, ये एक डिसीजन ऐसा है दैट इज़ अप फॉर द डिबेट। ज़ाहिर है कि इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। आप छुट्टी भले ना करें, मुल्क की मईशत को नुकसान बेशक ना पहुँचाएं, छुट्टी ना करें, वक्त ज़ाया ना करें, लेकिन लोगों को ये ज़रूर बताएं कि ये जो एटम बम पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये किसी जाहिलियत की नीयत से नहीं है, बल्कि ये सरीहन अपने दिफा के लिए पाकिस्तान को ये इक़दाम उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1970s में जो हमारा अज़ली दुश्मन पड़ोसी मुल्क भारत है, उसकी जानिब से एटमी धमाका किया जा चुका था। उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करता। आखिर में तो हमने देखा कि इस वक्त नून लीग की हुकूमत की जानिब से क्रेडिट भी लिया जा रहा है, और ज़ाहिर है कि क्रेडिट बनता भी है, क्योंकि 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त उन्होंने तमाम तर प्रेशर को सहते हुए उन्होंने एटमी धमाके करने का और मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने का फ़ैसला किया। और बिलाशुबा उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साइंसदानों का, बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बात करें और 1970s में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनका जो किरदार था, वो ज़ाहिर है कि सबके सामने है। अगर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी का लक़ब दिया जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, तो वो कम ना होगा। बिलाशुबा जब भारत की तरफ से ये थ्रेट्स मौजूद थे, भारत की जानिब से ये एटमी धमाका ये किया जा चुका था, उसके बाद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपने आप को एटमी क़ुव्वत बनाता। और उस वक्त, उस एरा में, जबकि तमाम तर नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया वर आर ट्राइबल्स, और उस वक्त ये लग रहा था कि पाकिस्तान ज़रूरी तौर पर ऐसा कोई कदम उठाएगा। तो 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, जिसका मकसद भारत की जो एटमी सलाहियत है उसका मुकाबला करने के लिए एटमी हथियार तैयार करना था। फिर उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को उसका चीफ साइंसदान मुकर्रर किया गया। फिर साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी दबाव और प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए, उनको सहते हुए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सरबराही में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आगे चलता रहा। और फिर आप ये देखिए कि 1983 वाज़ द ईयर जब पाकिस्तान एटम बम बनाने में कामयाब हो चुका था, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का भी बड़ा किरदार था। उसके बाद ये क्रेडिट जाएगा कि जो भी हुकूमत आती रही, उन्होंने बाकी तमाम डिफरेंसेस उनके आपस में होंगे, लेकिन एटमी प्रोग्राम किसी भी सूरत में रोल बैक नहीं हुआ। एटमी प्रोग्राम यूं ही चलता रहा, और आज यही वजह है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सनल है, वो भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ा है। और ना सिर्फ ये कि न्यूक्लियर आर्सनल, बल्कि पाकिस्तान का जो डिलीवरी सिस्टम है, वो भी भारत से ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके साथ-साथ जो है, वो आप ये देखें कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा अहम किरदार रहा, और यही चीन का ताउन था जिसकी वजह से तकनीकी मदद भी चीन की जानिब से फराहम की जाती रही, और इसकी वजह से पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा। और फिर आप ये देखिए कि फिर वो मोजज़ा हुआ 28 मई 1998 को, जब बटन प्रेस किया गया और फिर एक नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई, और वो जाखी का जो पहाड़ था उसका रंग तब्दील हुआ, और खुदा का शुक्र था कि उस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना। और यही वजह है कि उसके बाद से लेके अब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान, भले करगिल का इंसिडेंट हो, करगिल वॉर हो, या फिर उसके साथ साथ 2002 का मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो, 2008 के मुंबई हमले हो, ये जो ऑपरेशन, ये जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जाली, ये हो, या उसके नतीजे में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हो, उसके बाद से भारत ने कभी पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर का नहीं सोचा, क्योंकि भारत को न्यूक्लियर वॉर के नुकसानात का पता है।